हेलो गाइस, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गैस डिस्चार्ज लैंप के प्रकार जानेंगे और उनसे संबंधित लैंपों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके देखो गैस डिस्चार्ज जो लैंप हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड किए गए होते हैं। तो जो सबसे पहला जो लैंप है आपके वो होता है सोडियम वेपर लैंप। इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपके मरकरी वेपर लैंप। तो ये सोडियम वेपर जो लैंप होता है ये भी आपके दो पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, और मरकरी वेपर लैंप है उसके भी दो पार्टों में डिवाइडेशन किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम वेपर लैंप के जो डिवाइडेशन किए गए हैं कुछ देखिए। सबसे पहले जो सोडियम वेपर लैंप होता है आपके होता है निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप, जिसको आप लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी कहते हो। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। इसके अलावा दूसरा जो लैंप का प्रकार है वो आपके हैं हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। उच्च दाब सोडियम वेपर जो लैंप होता है इसको हम HPSVL यानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के नाम से जानते हैं। और आपका जो दूसरा प्रकार है वो है मरकरी वेपर लैंप। देखिए जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पहला पार्ट है इसका, उसको हम जानते हैं निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपके हैं उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप। देखिए जो निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप होता है इसको हम लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यानी LPMVL के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप होता है वो किस प्रकार का लैंप होता है। जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है वो कौन से लैंप के अंदर आती है? निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप के अंदर। तो इसमें जो आएगा यानी एग्जांपल के तौर पर देखें तो इसमें आ जाएगी आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप है इसको हम इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। देखिए जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो भी अपने तीन टाइप्स में बांटे गए हैं। देखिए जो इसका हाई प्रेशर का जो प्रकार है, देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो आता है आपके मरकरी आर्गन यानी MA, इसको बोलते हैं मरकरी आर्गन लैंप। जो दूसरा टाइप है इसका वो होता है आपके MAT मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट लैंप, यानी ऐसा लैंप जिसमें मरकरी और आर्गन गैस के अलावा टंगस्टन का क्या जोड़ा जाएगा? फिलामेंट लगाया जाएगा। यह आपके होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट लैंप। और जो नेक्स्ट टाइप होता है वो अपने साधारण तौर पे जो प्रयोग किया जाता है मरकरी वेपर लैंप। ये कौन सा होता है? मरकरी वेपर लैंप। तो इस प्रकार से अपने गैस डिस्चार्ज लैंपों को वर्गीकृत किया गया है, यानी ये दो टाइप्स में बांटे गए मुख्य तौर पर। एक तो सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप है ये भी दो पार्टों में डिवाइडेशन किए गए हैं, निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप, और इसका जो दूसरा प्रकार है उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। निम्न दाब को अपन LPSVL लैंप भी कहते हैं यानी लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, और इसको कहते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप यानी HPSVL। इसके अलावा जो मरकरी वेपर लैंप है वो भी दो टाइप्स में बांटे गए हैं। आपके निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप जिसको अपन कहते हैं LPMVL यानी लो प्रेशर
मरकरी वेपर लैंप। और जो लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, ये सामान्य तौर पर जिसे हम ट्यूबलाइट के नाम से भी जानते हैं, वही लैंप क्या होता है आपका निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप के अंदर आता है। और जो दूसरा इसका प्रकार है, यानी दूसरा प्रकार यानी उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब को अपन बोलते हैं HPMBL। और इसके भी 3 टाइप्स बांटे गए हैं, मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप और मरकरी वेपर लैंप। तो सबसे पहले जो हम लैंप देखते हैं वो देखते हैं, देखो सोडियम वेपर लैंप का पहला जो प्रकार है, यानी निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप। तो देखते हैं अपना निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप। देखो निम्न दाब जो सोडियम वेपर लैंप होता है, मैंने इसका शॉर्ट नाम भी बताया आपको, इसको लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी कहते हैं, यानी LPSBL के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप होता है, ये इसको निम्न दाब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब प्रयोग की जाती है, वो ट्यूब जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी जो आंतरिक ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम के क्रिस्टल, सोडियम जो है दानों के रूप में भरा जाएगा, क्रिस्टल के रूप में भरा जाएगा, और उसके साथ क्या भरी जा रही है, नियोन गैस भरी जा रही है। तो नियोन गैस है और आपके सोडियम के क्रिस्टल भरे जा रहे हैं। और जो इसकी बाहरी ट्यूब, देखो सबसे पहले मैं इसकी जो बात कर रहा हूँ वो इसके भागों की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ भागों की। तो सबसे पहले देखो इसका भाग देखते हैं। तो भागों में सबसे पहले जो भाई जो इसकी ट्यूब होती है, भाई जो इसका दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब होती है, ये भाई परत वाली जो ट्यूब है ये कैसे रखी जाती है, वैक्यूम का मतलब इसमें कोई भी गैस नहीं भरी होगी, मतलब वो निर्वात रखी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इसके अलावा देखो यहाँ पर दिया गया है ऑक्साइड लेप्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड का भी उपयोग कर सकते हो, या फिलामेंट जो भी अपन उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, 2 है। और जब अपन क्या पढ़ रहे थे, इनकैंडिसेंट लैंप पढ़ रहे थे, वहां पर जो फिलामेंट काम में ले रहे थे वो सिर्फ एक फिलामेंट काम में ले रहे थे। तो जितने भी गैस डिस्चार्ज लैंप पढ़ेंगे अपन, उनमें क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोड या फिलामेंट काम में लेंगे वो कितने काम में लेंगे, कम से कम 2, ठीक है। और ये जो आपका फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, वो कैसा होता है, ऑक्साइड लेप्ड होता है, और किसका होता है, टंगस्टन का। और देखिए इस पे देखो ऑक्साइड की परत के रूप में बेरियम और स्ट्रोनोसियम की क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या होता है, हाई रिएक्टेंस वाला, देखो सर्किट डायग्राम में ये यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा गया है, कैपेसिटर, देखो। और इसके अलावा ऐसी सप्लाई दी गई है, ये इसकी कैप होती है, और कैप किस प्रकार की हो सकती है, बायोनेट कैप भी हो सकती है और स्क्रू टाइप कैप भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जो हाई वोल्टेज वाला जो इसमें ट्रांसफार्मर होता है, देखो सबसे पहले यहाँ से तो इसको एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई किसमें जाएगी, ट्रांसफार्मर में। वो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, हाई रिएक्टेंस को अपन उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। देखो इसका कार्य ये होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, एक तो वोल्टेज में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, यानी जो आपकी इसकी वोल्टेज होगी उसमें क्या कर देगा, वृद्धि। अब जब स्टार्टिंग के समय वोल्टेज ज्यादा जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रोडों से हाई वोल्टेज जाएगी, हाई वोल्टेज जाने से क्या होंगे, इलेक्ट्रोड गर्म होंगे, गर्म होने से यहाँ पर जो इसके अंदर नियोन जो गैस भरी है, नियोन जो गैस भरी है उनमें क्या होगा, आयनीकरण, यानी उसके आयंस, देखो इसमें आयंस मौजूद होते हैं, धन आयन या ऋण आयन जो मौजूद होते हैं, और वो आयंस क्या करने लग जाएंगे, यहाँ पर गति करने लग जाएंगे। और देखिए इसका तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो सोडियम के क्रिस्टल थे यानी दाने थे, वो दाने क्या है, सोडियम के जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो क्या है, दानों के रूप में थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा तो सोडियम के क्रिस्टल किसके रूप में बदलने लगेंगे, वाष्प के रूप में बदलने लगेंगे, और सोडियम के जो क्रिस्टल है उनके आयंस भी क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन गैसों के आयनीकरण के कारण इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, प्रकाश जनरेट हो जाएगा। और इसका स्टार्टिंग जो प्रकाश है, देखो स्टार्टिंग के समय तो ये इलेक्ट्रोड ही क्या करते हैं, बहुत तेज गर्म होते हैं, कहीं हाई वोल्टेज आती है, इस कारण से। और प्रारंभ के समय जो आयनीकरण होता है वो कौन सी गैस में होता है, सिर्फ नियोन गैस में, और नियोन गैस में होता है। तो नियोन गैस जो होती है वो स्टार्टिंग के समय जो है वो आपके लाल गुलाबी रंग का क्या करती है, प्रकाश जनरेट करती है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, एक बार आयनीकरण होने के बाद, अब देखो सोडियम के क्रिस्टल भी क्या हो चुके हैं, आयनीकरण हो चुके हैं। उसके बाद में देखो सोडियम का रंग जो होता है, सोडियम का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, पीले रंग का। अब पीले रंग का होने के कारण इसका जो प्रकाश जो जनरेट होगा बाद में,
गैस सोडियम के क्रिस्टलों के आयनीकरण होने से इसमें जो रंग होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, पीले रंग का आपके प्रकाश जनरेट हो जाएगा। और पीले रंग का प्रकाश आपने देखा होगा, इसका साधारणतः जो उपयोग किया जाता है वो अपन कहां पर करते हैं, सड़कों पर भी करते हैं, उद्योगों में भी करते हैं, ज्यादा जहां पर प्रकाश की अपने को आवश्यकता होती है। साथ ही साथ देखिए इसके अलावा देखो इसकी जो बाहरी ट्यूब है वो कैसी रखी जाती है, निर्वात रखी जाती है। अब देखिए यहाँ से आपने हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज के कारण क्या हो गया, आपकी गैस आयनीकृत होगी। अब आपको पता है जब गैस आयनीकृत हो जाएगी और सोडियम क्या है, सोडियम भी क्या हो चुका है, वाष्प के रूप में बदल चुका है। अब यहाँ से एक तरीके से यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूब की लंबाई है वो तो ज्यादा है, लेकिन अब गैस क्या हो चुकी है, आयनीकृत हो चुकी है। अब आयनीकरण होते ही यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब करंट बढ़ जाएगी यहाँ पर तो क्या होगा, करंट इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट भी बढ़ेगी, यानी इसमें करंट का मान क्या होगा, आई का मान बढ़ जाएगा। और आई का मान बढ़ने से इसके फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, यहाँ के फ्लक्स में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसका फ्लक्स अगर बढ़ जाएगा तो इसका फ्लक्स इसको भी काटेगा और साथ साथ प्राइमरी को भी काटेगा। जब इसको काटेगा तो इसके अंदर क्या होगा, बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके प्राइमरी की फ्लक्स को इसने क्या किया, घटा दिया है, यानी जो जिसके कारण पैदा होता है उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है। ये कौन कहता है, लेंज का नियम। तो यहाँ पर भी जो इसके फ्लक्स के कारण क्या हुआ, इसके कारण तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुई थी और इसी के फ्लक्स के कारण इसका क्या होगा, विरोध होगा। तो इसका फ्लक्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका फ्लक्स जब इसमें कम हो जाएगा तो सेकेंडरी को काटेगा भी कम, और सेकेंडरी को भी काटेगा कम। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होती है उसका मान भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए देखो इसका प्रारंभ के समय जो वोल्टेज है, इसका प्रारंभ के समय जो वोल्टेज है वो कितना होता है, 380 से लेकर 450 वोल्टेज तक होता है। और जैसे ही अपनी रनिंग अवस्था में यानी आपका एक बार बल्ब कार्य करने लगता है तो आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी होने लगती है, 110 वोल्टेज। यानी कि रनिंग अवस्था में किस लिए वोल्टेज घटी, इसकी इस बैक ईएमएफ यानी इसमें जो सेकेंडरी में करंट का मान बढ़ा, इसके कारण इसमें वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है ये उच्च प्रतिघाती वाला ट्रांसफार्मर यूज करने का जो दूसरा उद्देश्य इसका होता है वो क्या होता है, वो इसका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर इसकी धारा को क्या किया जा सके, सीमित किया जा सके। इसके अलावा देखो ये जो यहाँ पर अपन ने जो ट्रांसफार्मर यूज किया है वो हाई रिएक्टेंस वाला है। और जो आपके चोक होता है वो चोक का कार्य क्या होता है, यहाँ पर चोक का कार्य क्या होता है, धारा को लेकिन करना, यानी ये पावर फैक्टर को बिगाड़ने में सहायता करेगा। इसीलिए इस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है, कैपेसिटर, या जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर का प्रयोग क्या होता है, पावर फैक्टर में सुधार करना। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, इसकी कार्य प्रणाली बताई, इसके साथ साथ कैपेसिटर का उपयोग बताया। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की आप क्या करोगे, चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी आकृति। जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, यू आकार में। दूसरा देखो जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का। और उसपे क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है, 2। और इसका इस पे जो आलेप चढ़ा होता है वो आलेप किसका होता है, आपके ऑक्साइड का आलेप होता है। और ऑक्साइड के रूप में मैंने बताया बेरियम और स्ट्रोनोसियम का लेप चढ़ा होता है वहां पर। इसके अलावा देखो जो ट्यूब में भरा ये जो पदार्थ होता है, नियोन गैस या सोडियम, देखो सोडियम जो है वो आपके लिए घातक होता है। किस प्रकार से, क्योंकि जो सोडियम होता है वो वातावरणीय जो हवा होती है उससे क्रिया करते ही, यानी ये एक ऐसा पदार्थ है जो वातावरण के प्रभाव यानी जैसे हवा, नमी वगैरह सबसे क्या करता है, जल्दी क्रिया करता है। तो क्रिया करके क्या करता है, ज्वलनशील ऐसा पदार्थ है जो वातावरण से क्रिया करके क्या करता है, तुरंत जल जाता है। इसलिए ये क्या अपने लिए हानिकारक है। इसके अलावा देखो बाह्य ट्यूब निर्वात होती है। इसकी जो बाह्य ट्यूब है वो कैसी रखी जाती है, निर्वात। देखो निर्वात रखने से यहाँ पर फायदा ये होगा कि ये जो अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, बाहर ट्रांसफर करने में सहायता प्रदान करेगा। दूसरा देखो यहाँ पर इसकी प्रारंभिक वोल्टेज 380 से लेकर 450 वोल्टेज तक, यानी ये प्रारंभिक शुरुआती वोल्टेज है। और रनिंग अवस्था में मैंने बताया आपको वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 वोल्टेज। उसके बाद में देखते हैं शुरुआती जो रंग होता है। देखो प्रारंभ के समय नियोन गैस आयनीकृत हुई थी तो इस कारण इसका जो रंग होगा वो किस प्रकार का होगा, लाल गुलाबी।
जब गैस आयनीकृत हो चुकी है, सोडियम के दाने भी क्या हो चुके हैं, अब वाष्प के रूप में बदल चुके हैं, तो सोडियम के दानों की वजह से, सोडियम की वाष्प की वजह से यहाँ पर जो इसका रंग होगा बाद में वो किस प्रकार का हो जाएगा, पीले रंग का। अगर सामान्य तौर पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सोडियम वेपर लैंप का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आप सीधा उत्तर दोगे ओनली पीला रंग वहां पर। दूसरा देखो, अगला पॉइंट जो है वो है पूर्ण प्रकाशित होने का समय, यानी इसको समय जो लगता है पूरा प्रकाशित होने में, ठीक है, वो कितना लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट। देखो इसीलिए देखो इसको आप, इस लैंप की एक विशेषता और है, इस लैंप को पढ़ना ब्राउन आउट भी कहते हैं। देखो इसमें ब्राउन आउट का मतलब होता है कि यहाँ पर इस लैंप को आप तुरंत बंद करके अगर तुरंत चालू करते हो तो ये क्या करता है, तुरंत प्रकाशित हो जाता है, लेकिन एक बार आप इसको प्रकाशित होने के बाद कुछ समय के लिए ऑफ रखते हो और फिर दोबारा स्टार्ट करोगे तो फिर उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, लगभग कितना, वही 10 से 15 मिनट। वो समय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर गैस की जो डिस्चार्जिंग की क्रिया है वो एक तो जारी रह रही है, जारी में आप क्या कर रहे हो, तुरंत सप्लाई दे रहे हो, तुरंत उठा रहे हो, तो वो चलता रहेगा अपना लैंप। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ दीजिए तो गैस का आयनीकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आपका लैंप फिर दोबारा स्टार्ट होने में भी क्या लेगा, समय लेगा। बात करते हैं इसकी दक्षता की, तो दक्षता देखिए इसकी 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट तक होती है, कई एग्जाम में पूछी जाती है इसकी दक्षता। लेकिन इसके साथ साथ ही एक दक्षता देखिए, सामान्य तौर पर वहां पर निम्न दाब भी नहीं देता है और उच्च दाब मरकरी वेपर सोडियम वेपर लैंप भी नहीं देता है, तो वहां पर आपकी देखो या तो 100 या फिर 110 ल्यूमन प्रति वाट जिसकी दक्षता है वो क्या होती है, 100 या 110। लेकिन जो डीएमआरसी में इसका जो ल्यूमन प्रति वाट दक्षता मानी गई है वो लगभग 50 के ल्यूमन प्रति वाट के करीबन मानी गई है। इसके बाद में देखो कार्यकारी आयु, जो इसकी कार्यकारी आयु है वो लगभग 6000 घंटे होती है। देखो मैंने पहले भी बताया जो इसकी कार्यकारी आयु है वो 6 घंटों में ही ली जाती है, किसी भी लैंप की आयु है वो घंटों में इसलिए ली जाती है क्योंकि वहां पर जो लैंप है वो अपन सारे दिन यूज नहीं करते हैं, वहां पर कुछ समय के लिए यूज किया जाता है, तो उसी समय की अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। तो प्रत्येक दिन का वो समय जोड़ा जाए तो लगभग अगर सभी दिनों का समय जोड़ा अपन ने तो वहां पर 6000 घंटों, लगभग 6000 घंटों तक क्या कर सकते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। उपयोग देखो इसका सड़कों पर, औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर ज्यादा अपने को प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा नाम है इसको मोनोक्रोमेटिक लैंप भी कहते हैं। देखो मोनोक्रोमेटिक का मतलब, देखो इसका प्रश्न बहुत सारे एग्जाम जैसे डीएमआरसी, एनएमआरसी, जेबीवीएनएल इनमें पूछा गया है। मोनोक्रोमेटिक लैंप का मतलब होता है एक वर्ण का, एक ही रंग का प्रकाश, यानी कोई सा भी वातावरण हो, चाहे नमी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आपके किसी भी प्रकार का मौसम हो, तो वहां पर ये क्या करेगा, एक ही रंग का प्रकाश देगा। और साथ ही साथ अगर देखो इस लैंप का उपयोग विशेष रूप से रोड लाइटों में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पीले रंग का प्रकाश होता है वो धुंध के समय भी क्या करता है, उस धुंध को प्रतिच्छेदित करता है और नीचे तक क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसीलिए इस लैंप का उपयोग बहुत किया जाता है, लेकिन आजकल इसके बजाय भी अपन स्ट्रीट लाइटों का या एलईडीज का उपयोग करते हैं। उसके बाद में देखो इसकी दक्षता जो है वो दक्षता किस टेम्परेचर पे उच्च मानी जाती है, लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होती है, इसकी दक्षता उच्च मानी जाती है। इसके बाद में देखो इस लैंप की प्रदीप्ति, इस लैंप की जो प्रदीप्ति का मान है वो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल की बात की जाए 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर अगर चौड़ाई का अगर अपन क्या करें, क्या ज्ञात की जाए, प्रदीप्ति ज्ञात की जाए, तो कितने कैंडल होगी, 7.5 कैंडल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी प्रदीप्ति होगी। इसके अब देखिए जो आपके ये सोडियम वेपर जो लैंप होता है, देखो इसका मैंने नाम तो बताया मोनोक्रोमेटिक लैंप, इसके साथ साथ ही इसका एक और नाम होता है जिसको अपन कहते हैं कोल्ड कैथोड, निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो कैथोड होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट अपना लैंप है वो आएगा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, जिसको अपन उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप भी कहते हैं। तो देखते हैं उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप, देखिए इस लैंप का जो शॉर्ट रूप है वो क्या होगा, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप।
अब देखिए जो अपना नेक्स्ट लैंप है वो कौन सा है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। देखो उच्च दाब जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसको अपन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी कहते हैं, यानी देखो HPSV लैंप भी जाना, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए ये जो लैंप होता है वो सोडियम, जो निम्न दाब वाला सोडियम वेपर लैंप होता है उसकी तुलना में जो इसकी आर्क ट्यूब होती है, यानी जिसमें आर्क जनरेट होती है, इसकी ट्यूब की लंबाई क्या होती है, कम। और यदि किसी ट्यूब की लंबाई कम कर दी जाए तो वहां पर प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि ट्यूब क्या हो, लंबी हो और उतना ही दाब से इसमें क्या भरा जाए, सोडियम के वेपर्स भरे जाएं और आपके कौन सी गैस, जीनोन गैस, आर्गन गैस भरी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन जो सिलेंडर होता है अगर छोटा सिलेंडर प्रयोग किया जाए और उसमें 2 किलो गैस डालें तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर उसी गैस को, उसी 2 किलो गैस को यदि बड़े सिलेंडर में डाला जाए तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो ट्यूब प्रयोग कर रहे हैं इसकी लंबाई क्या है, कम है, और लंबाई कम रहेगी तो यहाँ पर इसमें जो गैस का और सोडियम के वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसीलिए इस लैंप को क्या कहा जाता है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। देखिए इसमें अपने को हाई वोल्टेज की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो गैस है, आर्गन गैस वगैरह ये है, जीनोन गैस है, इनको क्या कराना पड़ेगा, आयनीकृत कराना पड़ेगा। तो इस लैंप में क्या किया जाता है, चोक के साथ में एक प्रज्वालक जिसको अपन इग्नाइटर भी कहते हैं, इस इग्नाइटर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो चोक होता है वो क्या करता है, वो तो वोल्टेज हाई जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन ट्यूबलाइट सर्किट में अपन ने देखा था कि स्टार्टर का उपयोग करने से वहां पर 1100 वोल्टेज तक जनरेट हो रही थी। मतलब जो स्टार्टर था वो क्या कार्य कर रहा था, वहां पर उसकी पल्सेशन थी, उसकी पल्सेशन में क्या कर रहा था, वृद्धि का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर इसकी पल्सेशन में वृद्धि कराने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है, इग्नाइटर का उपयोग किया गया, जिससे कि यहाँ पर जिसको वोल्टेज मिलेगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी जो प्रेशर मिलेगा इसको वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रज्वलक का जो कार्य है वो भी लिखा है, प्रेशर में वृद्धि का कार्य जिससे कि वोल्टेज में वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर ये जो प्रज्वलक है स्टार्टर की तरह कार्य करता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, कैपेसिटर यानी संधारित्र। जो संधारित्र होता है उसका कार्य जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, इस इंडक्टर द्वारा जो धारा को लेकिंग किया गया है यानी पावर फैक्टर को बिगाड़ा गया है उसमें क्या करेगा, ये सुधार करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर का कार्य है पावर फैक्टर में सुधार करना। अब देखिए इसके बाद में जो लैंप होता है इसकी आकृति की बात की जाए तो यहाँ पर इसको बेस बोलते हैं, इस भाग को क्या बोला जाता है, बेस। और यहाँ पर ये एक कॉन्टेक्टर होता है, जो दूसरे कॉन्टेक्टर का कार्य यहाँ पर करता है वो करती है चूड़ियां। वो चूड़ियां किसका कार्य करेगी, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसका कार्य करती है न्यूट्रल का कार्य करती है। अब देखिए इसके अंदर एक ट्यूब प्रयोग की गई है, इस ट्यूब के अंदर जिसको मैंने बोला है आपके हाई प्रेशर वाली ट्यूब यानी डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है और ये बाहरी क्या इसका खोल है, ये बाहरी खोल भी किससे बनाया जाता है, कांच का बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, निर्वात रखा जाएगा इसको। अब यहाँ पर जो हाई प्रेशर वाली ट्यूब है इसको अपन कौन सी ट्यूब कहते हैं, आर्क ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब की लंबाई यहाँ पर क्या है, कम है, लेकिन देखो लंबाई कम है, इसका तापमान जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा सहन करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ये ट्यूब बनाई जाती है ये कौन से पदार्थ की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम और सिरेमिक पदार्थ की, जिससे कि एल्यूमिनियम जो होता है वो हीट को क्या करता है, जल्दी से क्या कर देता है, विकिरित कर देता है यानी ट्रांसफर कर देता है। और सिरेमिक क्या करता है, अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन कर लेता है। तो ये ट्यूबलाइट है जल्दी से खराब नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पर देखो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करता है। यानी जो ट्यूब होगी ये एल्यूमिनियम और सिरेमिक का बनाने से क्या हुआ, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी क्या कर लेती है, इस तापमान पर भी क्या करेगी है, अवरोध उत्पन्न करेगी। किसके मार्ग में, तापमान के मार्ग में। इसका जो कार्य है, इस ट्यूब का कार्य है वो दृश्य किरणों को जो 90% भाग है उससे भी अधिक भाग को क्या करेगी है, प्रकाश की किरणों में क्या कर देगी, यानी जो आपकी जो पराबैंगनी किरणें निकलती है यहाँ पर उसको क्या करती है, उसका 90% से भाग जो अधिक होगा उसको क्या कर देगी, संचरण कर देगी, बाहर की ओर फैला देती है दृश्य किरणों के रूप में। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो ट्यूब में गैस प्रयोग की गई है वो कौन कौन सी होती है, आर्गन तथा जेनॉन गैस, तथा जो निम्न दाब पर सोडियम तथा पारा भी इसमें भरा होता है। अब देखिए उच्च वाटेज वाले जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं उनको देखो क्षैतिज स्थिति में अपन नहीं रख सकते, क्षैतिज स्थिति में रख सकते हैं या फिर उसको 20 डिग्री के अंतर पे क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं।
अगर इससे ज्यादा झुकाओगे तो इसमें जो सोडियम के वेपर्स होते हैं वो एक तरफ ही चले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो गैस का जो आयनीकरण है आपका बल्ब सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, इस वजह से आपको इसको 20 डिग्री से ज्यादा नहीं घुमाना चाहिए, उससे ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखो जो इसके इलेक्ट्रोड है वो किसके बनाए गए हैं, यहाँ पर टंगस्टन के बनाए गए हैं। उस पे क्या होगा, ऑक्साइड का आलेपन चढ़ा होगा। आप यहाँ पर फिलामेंट का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फिलामेंट भी यहाँ पर कितने प्रयोग किए जाएंगे, 2 फिलामेंट प्रयोग किए जाएंगे। जिसका सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, गैस डिस्चार्जिंग सिद्धांत। यानी जो अपन ने सोडियम निम्न दाब वाला सोडियम वेपर लैंप पढ़ा उसका भी सिद्धांत यही होगा और हाई प्रेशर वाले का भी यही सिद्धांत होगा। जबकि इनकैंडिसेंट लैंप पढ़ा था वहां पर, तो वहां पर सिद्धांत कौन सा था, उसमें सिद्धांत। अब देखते हैं इसकी जो दक्षता होती है। साधारण जो अपने निम्न दाब वाला था उसकी तो थी 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट। जो इसकी दक्षता है वो कितनी है, 110 ल्यूमन प्रति वाट। लेकिन देखिए इसका भी एक सुधरा हुआ रूप बनाया गया है। वो सुधरा हुआ रूप कौन सा है, टिन ऑक्साइड सोडियम लैंप, जिसको सॉक्स लैंप भी कहते हैं, SOX लैंप भी कहते हैं। देखिए इसमें जो सोडियम लैंप का विकसित रूप है, इसमें प्रकाश का निर्गम 150 ल्यूमन प्रति वाट तक होता है। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी दक्षता होगी वो कितनी होगी, 110 ल्यूमन प्रति वाट की अपेक्षा ज्यादा होगी। मतलब इसकी दक्षता ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर टिन का आलेप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर जो ये चूड़ियां होती है वो किसका कार्य कर रही है, न्यूट्रल का कार्य कर रही है। चोक का कार्य सभी को पता है, ये हाई रिएक्टेंस वाला यहाँ पर क्या होता है, चोक होता है, जो प्रारंभ के समय तो क्या करता है, हाई वोल्टेज जनरेट करता है और धारा को सीमित रखता है। देखो इसका चोक का कार्य पूछा जाता है। जो चोक का कार्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए चोक का कार्य, चोक का कार्य, जो चोक का कार्य होगा धारा को सीमित करना तथा प्रारंभ के समय क्या करेगा, प्रारंभ में वोल्टेज में वृद्धि करेगा। और जब एक बार अपना लैंप स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में क्या करता है, ये वोल्टेज में गिरावट कर देता है। क्योंकि जो मैंने आपको निम्न दाब वाला लैंप बताया था, निम्न प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, उसमें भी क्या हो रहा था, वो हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, एक बार उसमें जब डिस्चार्जिंग की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है, अपना लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है तो करंट के मान में वृद्धि होती है। जो उसमें क्या होगा, फ्लक्स बनेगा सेकेंडरी के अंदर, वो क्या करेगा, प्राइमरी का विरोध करेगा। तो यहाँ पर तो प्राइमरी और सेकेंडरी खुद ही है, इसका फ्लक्स क्या करेगा, इसी का विरोध करेगा। इसके कारण यहाँ पर जो वोल्टेज है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये अपना कौन सा है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो गाइस आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।